हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम वर्ड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सीयूईटी के लिए। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास लेक्चर सीरीज जो चल रही है, क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम पॉलिटिकल साइंस के लिए। एंड सिंस थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो रहा है, बट नेवरदिलेस 2 लेक्चर्स आपके पास आएंगे पर वीक एंड वो आते रहेंगे। सो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की सीरीज चल रही थी। पहली क्लास में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एग्जाम वर्ड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन जो आती है एग्जाम से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड, स्पेशली पीसीयूटी पीजी से रिलेटेड या यूजी से रिलेटेड, सारी की सारी एग्जाम वर्ड के चैनल्स पे, टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपडेट होती है। तो ताकि आप अपडेटेड रह सकें तो आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करिए। एंड सीयूईटी पीजी की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। एंड सीयूईटी पीजी इस बार मार्च में हो रहा है, मार्च 11 से। तो रफली हमारे पास 4 मंथ्स हैं। ऑल्सो आप ये बात ध्यान में रखिए कि 4 मंथ्स में आप एक आइडियल प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़िए एंड अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो व्हाट आर शेड्यूल्स? शेड्यूल्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे अलग से डाला गया है। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेरी लेंदी। आपको पता है कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी हो गया है, पहले से ही बल्कि हो रखा है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर आप डालेंगे तो वो और बल्कि हो जाएगा। तो बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि ना हो, ज़्यादा ओवरलोडेड ना लगे, थोड़ा ईजियर लगे, ईजियर ऑन द साइड लगे, एज इन ज़्यादा मतलब उसको यूज़ करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसलिए कुछ जो आर्टिकल से रिलेटेड डिटेल्स थी वो अलग से डाल दी गई। तो उन्हीं को शेड्यूल्स कहते हैं। ये शेड्यूल्स आर अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैव डिटेल्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। क्यों? ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बल्कि ना हो जाए और उसे यूज़ करने में डिफिकल्टी ना हो, अनईजी ना हो, लेंदी ना हो। एंड पहले से ही जब इतना लेंदी है तो अलग डिटेल्स जो रिलेटेड है आर्टिकल से वो शेड्यूल्स में दी हुई हैं, ठीक है। टोटल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 25 पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटली डिवाइडेड है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। करेंटली 25 पार्ट्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स के अंदर क्लॉजेज होते हैं अगर एक से ज़्यादा क्लॉज हैं, और अगर क्लॉजेज के अंदर भी कुछ पॉइंट है तो क्लॉजेज के अंदर सब क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्ट्स के अंदर चैप्टर, आर्टिकल्स विद इन चैप्टर्स, क्लॉजेज विद इन आर्टिकल्स एंड सब क्लॉजेज विद इन सब क्लॉजेज, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से अगर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 ए क्लॉज 1 समथिंग लाइक दैट, तो आर्टिकल 19 कहाँ पे है? पार्ट 3 में है, ठीक है। फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में है। किस चैप्टर में है? चैप्टर कुछ होगा, लेट्स जस्ट से आई डोंट रिमेंबर, मे बी चैप्टर 6 में है। एंड आर्टिकल 19 है, क्लॉज ए है, सब क्लॉज 1 है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑल राइट। तो पहले 25 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, अब 25 पार्ट्स हैं करेंटली, क्योंकि अमेंडमेंट्स होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकें टाइम के साथ और जो ज़रूरतें हैं। तो अमेंडमेंट्स के साथ नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज़ किए गए हैं, आर्टिकल्स बढ़ाए गए हैं, शेड्यूल्स भी इंक्रीज़ किए गए हैं। पहले 8 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनल, अब आज प्रेजेंट डेट में 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि वो 12 जो बाकी के 4 शेड्यूल्स हैं वो भी किस अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल जैसा कि दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन हमें सारे के सारे शेड्यूल पढ़ने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, देर इंपॉर्टेंट। शेड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट, पढ़िए सीयूईटी के लिए, एंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला शेड्यूल क्या कहता है? पहला शेड्यूल, इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि पहले शेड्यूल में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनका नाम दिया हुआ है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि पहले शेड्यूल में क्या है, मैक्स टू मैक्स ही पूछा जाएगा क्या है उसमें। तो फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, आपको ऐसे याद रखते हैं SUT, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, सेकेंड शेड्यूल देखते हैं। सेकेंड शेड्यूल क्या कहता है कि सेकेंड शेड्यूल कंटेन्स द प्रिविलेजेस, अलाउंसेज, इमोल्यूमेंट्स ऑफ ऑल दीज पोस्टेज, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंडियन स्टेट्स, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग। तो सेकेंड शेड्यूल में आपको ये सारे याद नहीं रखने, एक बार इनको रीड कर लीजिए। बेसिकली आपको ये रखना है कि इसमें सैलरीज, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ सैलरी, वही समझिए अभी के लिए, सैलरीज, अलाउंसेज, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स ऑफ ऑल दीज पोस्ट। ठीक है, ये याद रखना है, आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सैलरी, तो प्रोविजंस इन रिलेशन टू अलाउंसेज, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ ऑल दीज पोस्टेज। तो पहले शेड्यूल में क्या था, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम। दूसरे शेड्यूल में क्या है, सैलरीज, इमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ऑल दीज। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन दोनों में है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा। थर्ड शेड्यूल देखते हैं। थर्ड शेड्यूल, इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। कीवर्ड क्या है, ओथ एंड एफर्मेशन। फर्स्ट में स्टेट यूनियन टेरिटरीज, सेकंड में सैलरीज, इमोल्यूमेंट्स, थर्ड में ओथ्स एंड एफर्मेशंस। ठीक है, ओथ्स एंड एफर्मेशन किसकी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कैग, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स और हाई कोर्ट जजेस। डन, रीड कर लीजिएगा एक बार, इसे रटना नहीं, एक बार रीड कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो जैसे, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जैसा आपने सेकंड शेड्यूल में भी पढ़ा होगा कि इसमें अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर आपको दिख रहा है। थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट और गवर्नर कहीं दिख रहा है? नहीं ना। तो ये चीज़ याद रखनी है कि थर्ड शेड्यूल डजंट कंटेन द ओथ्स एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक, ये बात याद रखनी है। प्रेसिडेंट गवर्नर की ओथ के लिए जो है अलग सा आर्टिकल दिया हुआ है, वो आर्टिकल मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ढूंढिए कहाँ पे दिया हुआ है, कुछ खुद से भी करिए। और इट कंटेन्स द फॉर्म्स एंड ओथ एंड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल दीज पोस्टेस, इन्हें रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो सेकंड और थर्ड शेड्यूल थोड़े थोड़े सिमिलर हो गए, अभी बताता हूँ फर्स्ट कहाँ से सिमिलर होगा। शेड्यूल 4 देखिए, इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशंस टू एलोकेशन ऑफ स्टेट सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की जो सीट्स होती हैं राज्यसभा में, उनके एलोकेशन की बात करता है फोर्थ शेड्यूल। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब राज्यसभा क्या होता है, देखिए पार्लियामेंट जो है हमारा, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। पार्लियामेंट हमारा लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स ये तीन है। लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस या द हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा में जो सीट्स होती हैं, किस पर्टिकुलर स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से कितनी जानी है, एलोकेशन कितना होना है, वो सब कहाँ पे है, फोर्थ शेड्यूल पे। तो अभी आपने क्या देखा, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ये किससे सिमिलर है, ये फोर्थ से सिमिलर है। फोर्थ में क्या है, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज टू राज्यसभा। ठीक, कनेक्ट कर लिया। सेकेंड में क्या था, सेकेंड शेड्यूल में क्या था, सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स थी, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस। थर्ड में क्या है, उन्हीं पोस्ट की ओथ्स एंड एफर्मेशंस। ठीक है, सेकेंड थर्ड सिमिलर हो गए, फर्स्ट फोर्थ सिमिलर हो गए। बस थर्ड में क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ और एफर्मेशंस नहीं है। ओथ और एफर्मेशन में बीच बेसिकल डिफरेंस क्या है कि ओथ जो होती है रिलीजियस कैरेक्टर की होती है, एफर्मेशंस होते हैं इन जनरल सेकुलर कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, शेड्यूल 5। ओके, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट फोर्थ सिमिलर है, सेकंड थर्ड सिमिलर है, अभी हम देखेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ भी सिमिलर है। कैसे सिमिलर, समझिए। इट कंटेन्स, फिफ्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि उसमें ऐसे प्रोविजंस प्रेजेंट हैं जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज से उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये किस में आता है, फिफ्थ शेड्यूल में। बस यही याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, दिमाग में बैठाना है कि फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है। ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस अभी आप सिक्स शेड्यूल पढ़िए।
Sixth schedule, it contains provisions in relation to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ठीक है, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज है, लेकिन 4 स्पेसिफिक स्टेट्स दिए हुए हैं. फिफ्थ में भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स है, लेकिन कोई स्टेट की मर्जी, मतलब कोई स्टेट का जिक्र नहीं किया गया हुआ है, मेंशन नहीं है यहाँ पे. तो समझने वाली बात ये क्या है कि फिफ्थ और सिक्स्थ में दोनों में ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात होती है, लेकिन स्पेसिफिक 4 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि आसाम, मेघालय, AM PM टाइमिंग्स होती है ना, जैसे 8 AM 8 PM, तो वैसे आप AMTM से याद रख सकते हैं कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है, तो जो ये 4 ट्राइबल एरियाज स्टेट्स हैं वो 6th शेड्यूल में आते हैं. तो फिफ्थ और सिक्स सिमिलर हो गए, दोनों में ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लेकिन सिक्स्थ में AMTM है. सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये याद रखना है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका सही होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 7th शेड्यूल. एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो आर्टिकल 4 है, शेड्यूल 4 है, इसका मेंशन कहाँ पे है? आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80 में. ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार. ऑलराइट, एंड जो 5th शेड्यूल है कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये दिया है आर्टिकल 244 में. ठीक है, ये चीज़ें भी आती हैं तो याद रखिएगा. आर्टिकल 6 कहाँ पे दिया हुआ है? 244 और 275 में. शेड्यूल 6 कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 244 एंड 275. ठीक है, इतना याद हो गया. अब आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 7 पे, वेरी इंपॉर्टेंट. शेड्यूल 6 इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 7 पे आते हैं. शेड्यूल 7 वेरी इंपॉर्टेंट. शेड्यूल 7 जो है हमारा, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करता है. फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल पॉलिटी जो है हमारी, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है. फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है या फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म सिंपली मींस लेयर्स होनी चाहिए गवर्नेंस में, यानी गवर्नमेंट की लेयर्स होनी चाहिए. जैसे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ लेवल पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है. ठीक है, तो इसी चीज़ को फेडरलिज्म कहते हैं. अगर सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल पूरा जो ऑल माइटी होती है, उसके अंदर डिविजन्स लेयर्स नहीं होती, तो वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती, उसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा डिफरेंस. तो फेडरल स्ट्रक्चर में 7th शेड्यूल क्या कहता है कि जैसे दो हमारे पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दो मेन गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स को गवर्न करेगी, किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी, वो सब किस में आता है? 7th शेड्यूल में. 3 लिस्ट दी गई हैं. सबसे पहला यूनियन लिस्ट, पहले लिस्ट यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिस पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं. बट इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बना रहे हैं कन्फ्लिक्ट करते हैं, या दोनों के बीच में डेडलॉक होता है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो माना जाएगा. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के केस में थोड़ी स्ट्रांग है. फेडरलिज्म टोटली आप फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल भी कहते हैं इंडिया में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावर्स है हमारे वहाँ. यूएसए में ऐसा नहीं है. ठीक है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यूनियन लिस्ट में देखिए कैसे सब्जेक्ट्स है. डिफेंस है, आर्मी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज एंड कम्युनिकेशन. स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. कॉन्फ्रेंस लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन. कुछ सब्जेक्ट्स जैसे बच जाते हैं जो नए ऐड हो रहे हैं, या कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो किसी सब्जेक्ट में मेंशन नहीं है मान लीजिए, तो वो उन्हें रिजाइडरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, या रिजाइडरी लिस्ट में आते हैं वो. ठीक है, और इन पे भी ना लॉज कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. सेंट्रल गवर्नमेंट की आप देख रहे हैं पावर थोड़ी सी ज़्यादा है. अब यूनियन लिस्ट कहाँ पे है? आर्टिकल 246 में. स्टेट लिस्ट कहाँ पे दिए? ये जो 7th शेड्यूल है, टोटल 7th शेड्यूल को पूरा ही आर्टिकल 246 में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 8th शेड्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 7th 8th इंपॉर्टेंट है. 8th शेड्यूल डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब जो इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं
उनसे 8 शेड्यूल डील करता है। 8 मतलब 8 शेड्यूल में वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं जो दी हुई हैं, आपके सामने हैं, सारी की सारी याद नहीं करना है, रीड कर लीजिए एक बार। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको अभी बताता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 8 शेड्यूल में। ठीक है, 8 शेड्यूल में एक चीज़ और याद रखने वाली है कि पहले ऑफिशियल लैंग्वेज 14 थी ओरिजिनली, बाद में 22 हो गई, बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, मिलेगा कहाँ से? आर्टिकल 344 और 351 में। ठीक है, ये याद रखना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यही फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ना स्टोरी के टाइप में तो मैं भी हर चीज़ बता सकता हूँ, कैसे कब कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई, क्यों ऐड करी गई, पर उतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतना आपके काम का ये याद रखिए CUET के लिए। ठीक है, 4 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी 92 अमेंडमेंट एक्ट से, जो 2003 में आया था। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, 4 न्यू लैंग्वेजेस एडेड बाय द 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो आया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, तो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली ऐसी 4 नई लैंग्वेजेस हैं जो ऐड करी गई हैं 92 किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई हैं, वो अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में आया है, कौन सी 4 नई लैंग्वेजेस है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, और एक एकदम ही 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, उसमें उड़िया का नाम ओडिया कर दिया गया, ओडिया कर दिया गया, उड़िया का नाम। ठीक है, उड़िया नाम था, ओडिया कर दिया गया है। किससे किया गया है? 96 अमेंडमेंट एक्ट से। ये कब आया था? 2011 में। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है 8 शेड्यूल को लेके। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए, ये जितने 8 शेड्यूल्स आपने पढ़ लिए हैं, ये 8 के 8 शेड्यूल्स, ठीक है, ये 8 शेड्यूल्स जो हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। लेकिन उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया सबसे पहले आपको कि 12 शेड्यूल्स में अभी प्रेजेंटली, यानी 4 नए शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं। 4 बार अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल्स के रिस्पेक्टिव में, ताकि 4 नए शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट करके। तो कौन से वो 4 शेड्यूल्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो नए ऐड किए गए हैं स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे। 9 शेड्यूल, ठीक है, जो लिखा है इसको भूल जाइए, इस पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ सुनिए। ये 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। इसे डिलीट कर सकते हैं क्या हम? ठीक है, टेबल के फॉर्म में समझाऊंगा तो जल्दी समझ आएगा। वो भी रिटर्न ठीक था, लेकिन जब टेबल के फॉर्म में बता रहा हूँ तो समझिएगा। 9th 10th 11th और 12th 4 नए शेड्यूल्स हैं। ठीक है, कब ऐड किए गए हैं चारों के चारों, ये याद रखना है। किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं, ये याद रखना है। ठीक है, 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। कब आया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट? 1951 में। सिंपल। 10th कब ऐड किया गया है? 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में। कुछ चीज़ें जैसे मैं बता सकता हूँ कि 1951 में जब 9th अमेंडमेंट एक्ट आया तो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ऐसी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब 10th अमेंडमेंट एक्ट आया था, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब बेसिकली आपको याद रखना है कि जो चारों अमेंडमेंट एक्ट आए हैं शेड्यूल्स को रिलेटेड, शेड्यूल्स के रिस्पेक्टिव में, तो उस टाइम चारों के टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट ही थी, कांग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, तो जब 10th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 10th शेड्यूल ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में, तब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। 11th और 12th दोनों 1992 में आए थे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 12th भी, 12th इज 74th अमेंडमेंट एक्ट। 11 12 एक साथ आए थे 1992 में। ये दोनों किसी गवर्नमेंट लेके आई थी 11th और 12th। इस टाइम PV नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो ये याद हो गया कि कब कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया है। अब 9th शेड्यूल में क्या है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ब्लैक बॉक्स। 9th शेड्यूल इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब है कि मतलब सिंपली आपको पता होना चाहिए कितना कि जुडिशियल रिव्यू वाली, जो जुडिशियल स्क्रूटिनी वाली बात है, नॉट रिव्यू सॉरी, कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगा
अगर इसमें डाल दिया जाएगा तो उस पर जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं होगी, ठीक है। हालांकि इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी और ये चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, बट जब ऐड किया गया था तो इसमें यही था कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी, उसको कोई कोर्ट रिव्यू नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा, खारिज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 9th शेड्यूल इसलिए ऐड किया गया था। हालांकि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं और अब जो केशवानंदा भारती केस 1967 से पहले के जो ऐड किए गए हैं उसके बाद जो ऐड किए जाएंगे उन सब पे स्क्रूटिनी हो सकती है, उनसे पहले वालों पे स्क्रूटिनी नहीं हो सकती है, वो जो पुराने हो गए ये चीज़ चेंज कर दी गई। बस बेसिकली आपको ये पता है कि ब्लैक बॉक्स याद रखना है, जुडिशियल स्क्रूटिनी, ठीक है। आर्टिकल क्या है 31B, ठीक है, याद हो गया। 10th से आपको क्या याद रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब है कि जो जैसे जीतने के बाद लोग पार्टीज चेंज कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा से गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती है। एंटी डिफेक्शन मतलब डिफेक्ट करना ना, अपने आपने पार्टी जीता बीजेपी से टिकट, आपने फिर जीतने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली, किसी लालच में ज्वाइन करी, वो आपकी मर्जी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि आप डिफेक्ट नहीं कर सकते, या डिफेक्ट करना है अगर पार्टी चेंज करनी है तो उसमें बहुत सारी कंडीशन लगा दी हैं। आप चेंज करेंगे तो आपकी जो है जो आपने जो आप एमपी बने हैं या एमएलए बने हैं वो कैंडिडेचर लूज़ हो जाएगा। बहुत सारी उसमें डिटेल्स हैं, बट बेसिकली ये रखना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू आप मतलब डिफेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसलिए करी थी राजीव गांधी जी ने ताकि जो गवर्नमेंट है स्टेबल रहें, ताकि लोग जीतने के बाद डिफेक्ट ना करें, ठीक है। 1985 में आया था। और हाँ 11th और 12th में क्या हुआ, 11th और 12th को आप एक साथ याद रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह हैं। इनको आप कह सकते हैं थर्ड टीयर गवर्नमेंट को, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो 11th शेड्यूल है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, इनने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दिया, और या तो रूरल लोकल बॉडी भी कह सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या रूरल लोकल बॉडी। और 12th अमेंडमेंट एक्ट ने म्यूनिसिपैलिटीज़ को या अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दिया, अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले इलेक्शंस होते थे, नहीं होते थे, लेकिन फिर उसे कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी दे दी गई कि हाँ आपको थर्ड टीयर के जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे है, उनको भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। 11th और 12th शेड्यूल में पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। ये काम करा जा रहा था राजीव गांधी जी के टाइम से भी, इन चीज़ों पर बात हो रही थी, लेकिन कभी ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हो पाई। फाइनलाइज कब हुई, 1992 में, ठीक है। बाकी इतना शेड्यूल्स यहीं तक हुए, 12 शेड्यूल्स। तो आपने 12 शेड्यूल्स आज हमने कंप्लीट किए आज की क्लास के लिए। तो 12 शेड्यूल्स में क्या याद रखना है, पहली शेड्यूल आपने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, दूसरा शेड्यूल क्या है सैलरीज इमॉल्वमेंट प्रिविलेजेस। तो बेसिकली सेकंड और थर्ड सिमिलर है, फर्स्ट एंड फोर्थ सिमिलर है, फिफ्थ एंड सिक्स सिमिलर है, 7th 8th आपको याद रखने हैं। 7th में क्या है, लिस्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर को लिस्ट डिपिक्ट करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। रिजर्वेटरी सब्जेक्ट्स भी जो हैं वो याद रखने हैं क्या होता है, सब्जेक्ट्स नहीं याद रखने हैं, मतलब कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। 8th में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं याद रखनी है, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट से जो 4 नई लैंग्वेजेस ऐड करी गई हैं, प्लस जो ओडिया का नाम ओडिया किया गया 2011 में 96th अमेंडमेंट एक्ट से, वो आपको याद रखना है। 9th 10th 11th 12th में आपको ये सारी डेट्स विद अमेंडमेंट एक्ट्स, ये आर्टिकल जो मैंने लिखा है और सब में क्या क्या है ये याद रखना है। ऑल्सो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, तो ये सॉरी फ्री क्लास सीरीज़ है, तो आपके लिए चलती रहेगी ये। पर वीक मैं इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटी एंड थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे स्ट्रक्चर चलेगा। CUET PG जो पॉलिटिकल साइंस है उसका 6 पार्ट में सिलेबस बेसिकली डिवाइडेड है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो इसका आपने आज सब्जेक्ट पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। बाकी पब्लिक पॉलिसी एंड करंट अफेयर्स को भी हम इतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इतना मेजर पोर्शन नहीं है। तो ये 3 पोर्शन इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, IR एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, इसकी जो फ्री क्लास सीरीज है जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ वो आती रहेगी। पर वीक 2 लेक्चर्स आएंगे आपके पास। जशन मैम की भी स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक से, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी के लिए फ्री क्लासेस। सो ये उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या किसी वजह से उन्हें लगता है कि वो खुद कर सकते हैं तो ठीक है, इन लेक्चर्स को आप एज अ गाइडेंस यूज़ कर सकते हैं और आपको आपकी हेल्प होती है तो बहुत अच्छा। और एग्जाम बोर्ड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो हमारा एक कोर्स चल रहा है जो पेड कोर्स है, क्योंकि हम सारा कुछ फ्री लेक्चर सीरीज में कवर नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, हम यहाँ पे डाउट्स नहीं ले सकते, आपके मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसलिए पेड क्लासेस 16th of October से चल रही हैं, ठीक है।
अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट क्या है कि हम लाइव लेक्चर्स लेते हैं ऐप पे, एग्जामवर्ट ऐप पे लाइव लेक्चर्स होते हैं। उसमें आप हम डाउट्स भी लेते हैं आपके, कि आपको कोई डाउट आ रहा है, तुरंत तुरंत हम डाउट आंसर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पर क्लास आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। मटेरियल में हैंड रिटन नोट्स, पीपीटीज या फिर पीडीएफ्स जो भी वायबल होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए हर क्लास के लिए। उसके बाद क्लास जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको टेस्ट सीरीज़ देंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। 20 to 25 टेस्ट सीरीज़ टेस्ट आपको मिलेंगे और CUET के लिए आप लगाइए उन्हें, आपकी मर्ज़ी, आप 1 दिन में लगाएं, 10 दिन में लगाएं, 20 दिन में लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। और कोर्स जो ड्यूरेशन है लगभग 3 मंथ्स है, 15-20 दिन हो गए हैं स्टार्ट हुए हुए, तो क्लासेस फुल स्विंग में चल रही हैं और एग्जामवर्ट ऐप पे चल रही है। इसलिए अगर आप अभी भी इस कोर्स को लेते हैं तो क्लासेस पुरानी रिकॉर्डेड वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप पीछे ही क्लासेस देख सकते हैं अपने अपने फिक्स शेड्यूल, अपनी कन्वीनियंस से, और मटेरियल आपको देख सकते हैं अपने कन्वीनियंस से, और जो अभी की क्लासेस हैं वो रेगुलरली आप अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप कोई इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड कोर्स को। बाकी ये फ्री क्लास सीरीज़ तो हम आपके लिए लेके ही आने, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आपके लिए कवर करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट वाले सारे टॉपिक शेड्यूल करा, लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कराई थी, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई होप कि इन लेक्चर्स से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर CUET PG, एंड हेल्दी रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।